Hello, welcome back to in my class. Today's in this video we will discuss on Spearman's rank difference method. आज हम इस वीडियो के अंदर कोरिलेशन की सेकंड मेथड स्पेरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पेरमैन्स इन 1904। यानी जो स्पेरमैन रैंक डिफरेंस मेथड है वो 1904 में ब्रिटिश का जो चार्ल्स एडवर्ड स्पेरमैन्स है उसने इस मेथड का विकास किया था। सेकेंड पॉइंट है, ओनली गिवन इन इंडिविजुअल सीरीज़। और इस डिफरेंस मेथड के अंदर, रैंक डिफरेंस मेथड के अंदर हमें खाली इंडिविजुअल सीरीज़ ही दी होती है और इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम उनके कोरिलेशन के बारे में पता करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में किस प्रकार का संबंध है। थर्ड देखेंगे, इट इज़ एसेंशियल दैट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ सीरीज आर अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार हमें कुछ अलग प्रकार के आइटम्स की सीरीज़ हमें अवेलेबल होती है और उन सीरीज़ को अगर हमें क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करना है या परिमाणात्मक उनका मापन करना है तो हम कर सकते हैं। बट इन मैनी केसेस द क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कई ऐसे भी केस होते हैं जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट करना संभव नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरिएबल्स वेरिएबल्स किस टाइप के होते हैं, है ना, जिसकी क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको परिमाणात्मक रूप से मापना संभव नहीं है। तो जैसे इफ़िशियंसी है, ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, ब्रेवरी है, ब्यूटी है, एक्सेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हम इन सभी चीज़ों को जो अभी हमने वेरिएबल्स देखे हैं, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, है ना, इनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में उनको संभव नहीं होता है। मतलब कि ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, एबिलिटी, ब्रेवरी और ब्यूटी है ना, इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्पेरिमेंट रैंक डिफरेंस मेथड को फॉलो करते हैं। क्योंकि जो काल पीरियशन की जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखी थी उसके अंदर तो हम किसी भी वेरियस आइटम्स जो सीरीज़ हमें अवेलेबल होती है उसका क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसे वेरिएबल दिए गए हैं जैसे ऑनेस्टी से संबंधित हो, इंटेलिजेंसी का हमें रिलेशन निकालना हो, एबिलिटी का को रिलेशन निकालना हो, है ना, तो इनके लिए क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट संभव नहीं है। इसलिए हमें उनके लिए स्पेरिमेंट रैंक डिफरेंस मेथड को फॉलो करना होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन स्टडी कोरिलेशन बिटवीन सच अ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये मेथड है जो हमारी स्पेरिमेंट रैंक डिफरेंस मेथड है हमारी, उसके द्वारा हम कोरिलेशन यानी जो हमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो हमारे लिए अवेलेबल है और उनके बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है, तो हम इस मेथड के थ्रू भी हम कोरिलेशन का निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे, हम रैंक डिफरेंस मेथड जो स्पेरिमेंट रैंक डिफरेंस मेथड है ना, उसको हम आर और स्मॉल आर एंड ग्रेटर आर से हम डिनोट कर सकते हैं। हम इस तरीके से हम डिनोट करेंगे इसको। और इसकी जो मेथड है, रैंक डिफरेंस मेथड है, वो दो टाइप की होती है। एक तो व्हेन रैंक्स आर अनइक्वल या व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल और व्हेन रैंक्स आर इक्वल। तो दोनों कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे आज, व्हेन रैंक्स आर अनइक्वल। अगर हमें जो टू वेरिएबल्स दिए हैं ना, क्वालिटेटिव टू वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, उन वेरिएबल्स में कैसी हो, अनइक्वल हो, है ना, तो सबका रैंक भी अलग अलग ही आएगा। कहने का मतलब कोई भी जो वेरिएबल हमें गिवन है उसके अंदर रिपीटेड वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आपका रिपीटेड वेरिएबल नहीं है तो आपके जो रैंक्स है ना वो भी अनइक्वल रैंक्स आएंगे।
इसके लिए हमें स्टेप्स कुछ फॉलो करने होंगे। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल दो होंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दो होंगे, एक को मैंने x माना, एक को मैंने y माना। तो पहले हम x का रैंक निकालेंगे जिसे हम R1 से डिनोट करेंगे, दूसरा हम y का निकालेंगे तो रैंक R2 से हम डिनोट करेंगे, है ना। 2 स्टेप तो ये हो गए। थर्ड स्टेप हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए हमें R1 में से R2 क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी वेरिएबल जो हमने रैंक x का निकाला है उसमें से ये वेरिएबल y का जो रैंक है वो हम माइनस करेंगे। ओके। फोर्थ स्टेप है, जो हमने d निकाला है ना इसको हम स्क्वायर करेंगे और 5 लास्ट हम फॉर्मूले में हम इनको पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है कब का, व्हेन रैंक्स आर अनइक्वल का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ओके। तो इसको जब व्हेन रैंक्स आर अनइक्वल हो, है ना, जब रैंक्स इक्वल नहीं होती है तो उस टाइम हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी हमें पहले R1 रैंक निकालनी है, फिर R2 रैंक निकालेंगे, फिर हम D निकालेंगे, R1 में से R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद हम D स्क्वायर निकालेंगे, किस तरीके से, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे। चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके किस प्रकार से हम दो वेरिएबल के बीच में उनका संबंध, उनका रिलेशन, उनका कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब भी मैं बता दूंगी, जैसे आगे तो मैंने बता दिया, अभी एक बार और बता दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में दो वेरिएबल है, क्वालिटेटिव दो वेरिएबल्स है, और ये जो वेरिएबल है तो इसमें आप मार्क्स को देख सकते हैं, और ये जो मार्क्स है ना, इनमें से कोई भी 2 बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी देख सकते हो कि कोई भी नंबर है वो दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब व्हेन रैंक्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये नॉट इक्वल वाला है। ओके। तो इसके अंदर हमें जो हमें रैंक मिलेगी ना वो भी अलग अलग मिलेगी, इक्वल रैंक नहीं मिलेगी। ओके। तो एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे, 10 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज मार्क्स इन इकोनॉमिक एंड द स्टैटिस्टिक्स। यानी 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के मार्क्स का जो परसेंटेज है, हमारे पास में दो वेरिएबल है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है इसमें। तो हमारे पास दो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये हमारी हिंट रहेगी। और क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। सीरियल नंबर आपके टोटल n है, वो n है हमारे पास में 10। ओके। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक को मैंने x माना और एक को मैंने y मान लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने लास्ट बताया था कि आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले रैंक देना है। तो मैं इसको R1 दूंगी। ओके। तो इसमें हमें रैंक कैसे देना है, आपको जो सबसे हाईएस्ट होगा ना उसको आपको फर्स्ट रैंक देना है। ओके। तो इसमें से जो नंबर है वो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो इसमें से सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो 98 है, तो इसको रैंक 1 देंगे अपन। उसके बाद कौन सी है, 92, तो इसको रैंक क्या देंगे, 2। ओके। उसके बाद कौन सा नंबर है इसके अंदर जो ग्रेटर है, 82, तो इसको हम रैंक देंगे 3, है ना। उसके बाद में कौन सा है, 75। उसके बाद में हमारा कौन सा है, 65। उसके बाद हमारा कौन सा है इसके अंदर दे रखा है, वो देखो 62। उसके बाद कौन सा है, 39। अब हमारे पास में बचा 1 2 3, है ना। अब इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, तो इसमें से जो बड़ा है वो देखेंगे 7 के बाद में हमारा पॉइंट आएगा ये 8। ओके। उसके बाद में कौन सा बड़ा हो गया, 25, और उसके बाद हम इसको लास्ट रैंक देंगे 10। ओके। इसी तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स जो y वेरिएबल माना है उसका हम रैंक लेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, है ना। तो इसमें से जो बड़ा है वो 91 है, तो इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। ओके। उसके बाद में कौन सा है, 86, तो हम इसको सेकेंड रैंक देखेंगे। उसके बाद हमारा बड़ा है 84, तो हम इसको थर्ड रैंक देंगे।
उसके बाद में कौन सा बड़ा है 64, तो हमारा 68 है तो हम इसको 4 रैंक देंगे। उसके बाद में कौन सा बड़ा हो गया 62, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा हमारा ये 60, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 58, उसके बाद में देखेंगे कौन सा होएगा हमारा इसमें 51, तो इसको 8 रैंक देंगे। अब इसके बाद कौन सा होगा हमारे पास में 49 है ना, तो 49 को हम 9 रैंक देंगे और लास्ट हमारे पास बचा 35 को हम 10 रैंक देंगे। ओके, तो ये R1 हो गया और ये हमारे पास में R2 हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप है हमें D निकालना है ना, तो D कैसे निकालेंगे, R1 में से R2 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो R1 हमारा 10 है, R2 हमारा 3 है, यानी इसका क्या होगा -7। 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 4 में से 4 गया तो 0, ये हो जाएगा -2, 0, 6 में से 7 गया तो कितना -1, 5 में से 10 गया तो -5, 7 में से 9 गया तो -2। ओके, एंड लास्ट स्टेप हमारा है जो हमने D निकाला है इसका स्क्वायर करना है हमें, है ना, तो 7 7 जा कितने हो गए 49, फिर 0 0 यहाँ 9 हो जाएगा, 0 4 0 1 25 एंड 4 हो जाएगा। ओके, अब हमें किस किस चीज़ों का सम ऑफ करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ करने से पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला देख सकते हैं, तो हमें एक तो n की ज़रूरत है और एक सिग्मा d स्क्वायर की ज़रूरत है। तो हमारा d स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, तो इसका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा d स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी टोटल होगी, इन सबको हम प्लस करने पे आ गया हमारा 92। ओके, और हमारा n है 10। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 - 6 मल्टीप्लाई ये हमारा 92 आया है। ओके, अपॉन n हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर -1 करेंगे। अब 1 - 6 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 552। अब 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 100 - 1। ओके, फिर 552 10 मल्टीप्लाई 99, इसी तरीके से -552 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो गया। 1 - 990 का 552 के अंदर हम डिवाइड देंगे तो होगा 0.5575। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा, तो 1 में से ये माइनस करने पे आ रहा है 0.44, यानी हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है तो उनके बीच का जो कोरिलेशन है, उनके बीच का जो संबंध है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो पॉजिटिव में है। तो इनका जो रिलेशन है ना, कोरिलेशन है, वो हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी कोरिलेशन निकालते हैं तो उस वक्त उसका आंसर 0 to 1 या 0 to -1 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। ओके, अब व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ये जो सेकंड पॉइंट है इस पेरेमैन रैंक्स कोफिशिएंट का कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो सेकंड मेथड है वो हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, नाउ थैंक यू। अब हम सीखेंगे व्हेन रैंक्स आर इक्वल, यानी जब रैंक्स कैसे हो, इक्वल हो, यानी हमारे पास में जो दो वेरिएबल है तो उन वेरिएबल के अंदर कोई नंबर अगर रिपीटेड हो रहा है ना, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो उसकी जो रैंक्स है वो भी हमारा कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ओके, तो
इसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे स्पेरिमेन, ये आर है वो स्पेरिमेन के लिए है। स्पेरिमेन रैंक कोरिलेशंस, कोफिशिएंट कोरिलेशंस इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की पावर 3 माइनस m प्लस 1/12 m की पावर 3 माइनस m, और यहाँ पे मैंने डैश डैश किया। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर जितनी बार रिपीटेशन होगा ना उतनी बार आपको यहाँ पे प्लस करते जाना है। 1/12 m की पावर 3 माइनस m आपको लिखते हुए जाना है। ओके, अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो इसके अंदर कि नंबर रिपीटेड हो रहा है। जैसे 40 देखो आ रहा है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है ना। और इधर देखेंगे तो 70 भी आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे जब इनके वेरिएबल्स रिपीटेड हो रहे हैं तो इनके रैंक्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये बात ध्यान रखें कि जितनी बार नंबर रिपीटेशन हो रहा है उतने टाइम आपको, जैसे आपके पास में अभी हम जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 2 बार ही हो रहा है, तो हम 2 बार ही ये 1/12 m की पावर क्यूब माइनस m है, ये हम 2 बार ही लिखेंगे। अगर 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। यानी हम प्लस करके 1/12 m की पावर 3 माइनस m को हम लिखते हुए चलेंगे। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। हमें स्पेरिमेंट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और हमारे पास में एग्जाम्पल में मार्क्स गिवन है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के। यहाँ देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, ये रोल नंबर है और मार्क्स इन हिस्ट्री को हमने x मान लिया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स है उसको हमने y मान लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन को देखेंगे तो हमारे पास में यही क्वेश्चन था, रोल नंबर लिखा हमने, मार्क्स इन हिस्ट्री को हमने x मान लिया, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को हमने y मान लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रैंक देना है ना, तो हम इसमें से जो हाईएस्ट है उसको फर्स्ट रैंक देंगे 90, तो 90 हमारा कैसा रैंक हो जाएगा, फर्स्ट रैंक हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड देंगे हम 85 को। उसके बाद हम देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है इसमें, तो हमारा 80 है, तो हम इसको 3 रैंक देंगे। ओके, अब उसके बाद में कौन सा है हाईएस्ट, 75, तो हम इसको 4 रैंक देंगे। अब उसके बाद में हमारा कौन सा बड़ा है इसमें से, तो जो 65 है वो बड़ा है, तो हम इसको कौन सा रैंक देंगे, 5 रैंक देंगे। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो 50 है, तो 50 है तो हम इसको कौन सा रैंक देंगे, 6 रैंक देंगे। अब 50 के बाद जो हमारे पास बच्चा है 40, 40, 40 और 45, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा हमारा 45, तो ये हो गया 7 रैंक दे दिया। अब देखेंगे यहाँ पे कि 40 है वो 3 बार रिपीटेड हो रहा है, कितनी बार, 40, 40, 40। अब हमें ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई 8 रैंक हम किसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे। तो हमें क्या करना है, जब कोई नंबर रिपीटेड होता हो तो उस समय आपको इस तरीके से करना है। तो रैंक आपकी देखो 8, 9 और 10, आपके पास में 3 ही बचा है और 7 तक तो रैंक दे दिया। उसके बाद 8, 9 और 10, यानी 8, 9 रैंक और 10 रैंक, क्योंकि 40 3 बार है इसलिए मैंने 8, 9, 10 कर दिया, क्योंकि 7 रैंक तक तो हो गया है। अब हमें 8, 9, 10 हमने लिख दिया अपॉन 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। अब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो होता है 27 में 3 का डिवाइड देंगे तो हमें कितनी रैंक देनी है, सभी को 9 देनी है। यानी 40 3 बार है तो तीनों जगह पे हमें 9 9 रैंक देनी है, इधर भी 9, इधर भी 9 और इधर भी 9। ओके, इसी तरीके से हम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स y का करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट रैंक दें, हाईएस्ट कौन सा है 95, तो हम यहाँ फर्स्ट रैंक देंगे। ओके, अब उसके बाद 95 के बाद हमारा देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर हाईएस्ट है, तो उसके बाद तो 80 हमारे पास में 2 बार है। अब 80 जब 2 है तो हमें इसको रैंक कैसे निकालना होगा, तो यहाँ देखेंगे 80 हमारे पास 2 बार है ना, तो 1 तो हमने रैंक दे दी है ना, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2 + 3/1 और 2 है ना, नीचे 2 आएगा,
3 और 2 हो गया 5, 5 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे 80 जहाँ लिखे हुए हैं ना वहाँ पे हम 2.5 लिखेंगे और इधर भी हम कितना लिखेंगे 2.5। ओके, मैंने यहाँ 2 और 3 क्यों लिखा, क्योंकि 1 तो हमने रैंक दे दिया था। अब हमारे पास में 80 2 बार है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ 2 रैंक यहाँ दूँ 3, तो 2 और 3 तो यहाँ हो गया, तो 2 + 3 1 और 2, या नीचे नंबर कितना है 1 और 2 है तो नीचे 2 लिखा। ओके, तो हमने यहाँ 2.5 लिख दिया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है इसमें। अब हमें नेक्स्ट देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है। तो इसके बाद तो हमारे पास में 70 है, और 70 भी एक बार नहीं है, 70 2 बार है, 1 और 2 बार है। तो हम इसको भी रैंक इसी तरीके से देंगे। तो हमारा रैंक नंबर कहाँ तक हो चुका था इसमें, हमारा रैंक 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था। अब 4 और 5, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, अपॉन में कितना आएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 9/2, तो 4.5। तो अब हम रैंक यहाँ कितनी देंगे 4.5, और इधर भी कितना देंगे हम 4.5 देंगे। ओके, अब उसके बाद हमारे पास में कौन सा बड़ा है वो देखेंगे हम नंबर। तो हमारे पास नंबर 5 तक तो हो गया है ना। अब रैंक हमें 5 तक तो हो गया, अब 6 इसमें 6 रैंक देना है हमें। तो 6 रैंक किसको देंगे हम 60 को देंगे, क्योंकि 60 हमारा बड़ा है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि हमें 7 रैंक कहाँ देनी है। तो हमारी 7 रैंक कहाँ हो जाएगी इसके अंदर। देखो पहले तो इसमें 32 बचा है, 30 बचा है, 40 बचा है, 35, तो इसमें हमारा जो 40 है वो बड़ा है, तो इसको हम क्या देंगे रैंक 7 रैंक दे देंगे। ओके, अब उसके बाद हम कौन सा रैंक देंगे इसके अंदर, तो 35 है वो हमारा इसके बाद बड़ा है, तो हम इसको 8 रैंक देंगे, है ना। उसके बाद में हम देखेंगे 32 आएगा तो हम इसको 9 रैंक दे देंगे, है ना। और उसके बाद हमारे पास में बचा कौन सा नंबर 30, और 30 नंबर को हम 10 दे देंगे। ओके, ये तो हमने रैंक दिया है। अब हम क्या करेंगे डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, R1 में से R2 क्या करना है आपको माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस किया तो -7 में से 8 गया तो माइनस का कितना बचेगा 1 2 में से 2.5 गया तो माइनस का 0 पॉइंट कितना होगा 5 5 में से 4.5 गया तो यहाँ कितना बचेगा प्लस का 0.5 बचेगा। अब 9 में से 7 गया तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। 9 में से 10 गया तो कितना बचा -1 बचा। 6 में से 6 गया तो 0, इसमें से करेंगे तो -3.5 बचेगा। फिर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। अब 4 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा। और 9 में से 9 गया तो 0। अब हमें इसका क्या करना है, जो डी निकाला उसका स्क्वायर करना है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इधर भी कितना होगा 0.25 होगा। 2 2 जा कितना होगा 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 0, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कितना होगा 12.25, और 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होता है 2.25, और 0 का कितना हो जाएगा 0। ओके, अब हमें क्या करना है फॉर्मूले के अंदर पहले तो इनका सम ऑफ करेंगे हम। सम ऑफ पहले तो ये नंबर का हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो इसमें हमें किस किस की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है, तो हमने n लिख दिया है यहाँ पे। अब हमें d की ज़रूरत, d स्क्वायर का सम ऑफ चाहिए ना, तो हम यहाँ पे करेंगे सिग्मा d स्क्वायर, यानी इन सभी को हमें प्लस करना है, और वैसे यहाँ प्लस आएगा 25। ओके, और इसका अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे मैंने फार्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस करके 1/12 m³ माइनस m नहीं लिखा है, मैं समझाने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ देखेंगे कि हमें इसको कितनी बार लिखना है। तो पीछे देखेंगे हमने यहाँ पे कितनी बार रैंक निकाला था 1 2 और 3 बार निकाला है ना। तो आपको 1/12 ये जो है ना 1/12 m³ माइनस m है, उसको 3 टाइम लिखना है आपको। ओके, तो हम इसको 3 टाइम लिखेंगे, यानी 3 टाइम प्लस करना है। तो 1/12 m³ माइनस m। ओके, फिर वापस दो बार लिखना है अपने को m³ माइनस m, वापस प्लस करना है 1/12
m³ माइनस m हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। क्यों हमने 3 बार लिखा है, क्यों 3 बार हमें इसको ऐड किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रैंक हमने निकाले थे, यहाँ पे जो कि रिपीटेड हो रहे थे उनके रैंक निकाले थे 1, 2 और 3 टाइम, इसलिए हमें क्या करना है, इसको 3 बार ऐड करना है। अगर 4 बार होता तो हम 4 बार उसको ऐड करते। ओके, यहाँ वैल्यू में पुट करेंगे हम 1 माइनस 6, इसका हमारे कितना इतना सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आया था, इसमें 25 आया है सम ऑफ, प्लस 1/12। देखो फर्स्ट बार हमने जब किया था इसमें तो हमारे पास में 40 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे। ओके, अब आगे देखेंगे प्लस 1/12। अब हमारे पास में जो 70 था वो कितने टाइम आया था, 2 बार आया था, इसलिए 2 की पावर 3 करेंगे माइनस 2 करेंगे। ओके, उसके बाद में हम करेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 1/12 और उसके बाद हमारा जो नंबर रिपीटेड हुआ था वो 2 बार हुआ था, तो 2 की पावर क्यूब माइनस 2 करेंगे। ओके, ये करने के बाद में n हमारा 10 है और 10 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। 1 माइनस 6 25 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 3 3 जा कितने होते हैं 9 नहीं 27 माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर प्लस 1/12 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1/12 इधर भी 8 होगा, माइनस 2 होगा। ओके, अपॉन करेंगे 10 100 माइनस 1 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 6 25 प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास में 25 बचेगा। ओके, प्लस 1/12 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, प्लस 1/12 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। अपॉन करेंगे हम, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 99 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 6 25 प्लस यहाँ पे 24 बचेंगे, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम कटेगा तो हमारा यहाँ 2 आएगा। यहाँ से हम इनको कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा। ओके, प्लस इसको हम कैंसिल करेंगे तो इधर भी कितना होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ पे हो गया आपका 990। 1 माइनस 6 25 और ये जो 2 है इसमें हम डिवाइड दे देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 25 प्लस 2 का 1 में डिवाइड दिया तो 0.5 आएगा, इधर भी 0.5 आएगा, अपॉन 990। 1 माइनस 6, अब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा प्लस हो रहा है, इसमें टोटल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28 होगा, अपॉन 990। अब यहाँ देखेंगे आगे 1 माइनस 6 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो हो जाएगा 168 अपॉन 990। ओके, अब हम 990 का डिवाइड 168 में देंगे तो समथिंग 0.15 के आसपास आएगा। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.85 होगा। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बीच में को रिलेशन का है वो को रिलेशन पॉजिटिव को रिलेशन होगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू।